ગુડ ઇવનિંગ મિત્રો, હું ઋષિ પાઠક, નેચર ક્લબ સુરત, કો એક્ઝિસ્ટિંગ વિથ પાયથન અને વાઇલ્ડ લાઇફ એન્ડ નેચર વેલફેર ટ્રસ્ટ તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, જેમાં આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આ જે વેબિનારની આપણે સિરીઝ ચાલુ કરી હતી એ ફક્ત 7 દિવસ માટે કરી હતી અને જોતામાં આજે એ જ વેબિનારનો 14મો દિવસ આવી ગયો. તો આ 14 દિવસ કઈ રીતે કપાઈ ગયા કંઈ ખબર ના પડી. રોજ આપણે અલગ અલગ સ્પીકરો સાથે અલગ અલગ વિષયો પર ચર્ચા કરીએ છીએ અને એ આપણો આપ સૌનો ખૂબ સરસ પ્રતિસાદ મળે છે. તો અમને પણ એક અલગથી જુસ્સો આવતો જાય છે કે અમે રોજ નવા નવા સ્પીકરોને લાવીએ અને તમારી સામે એમને રજૂ કરીએ. તો મિત્રો, જેમ ગઈકાલે આપણે ડૉક્ટર નિશિત ધારૈયા સાથે રીંછ વિશે, સ્લોથ બેર વિશે જે અવનવી માહિતી જાણી અને ખૂબ 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 જ એમના કામ વિશે આપણને જાણવા મળ્યું ને ખૂબ જ સરસ કામ કરી રહ્યા છે. તો તેવી જ રીતે આપણી જોડે વાઇલ્ડ લાઇફ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયામાંથી અભિષેક નારાયણ જોડાયા છે, જે વાઇલ્ડ લાઇફ રેસ્ક્યુ ડિવિઝનના હેડ છે. વાઇલ્ડ લાઇફ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની લીડિંગ નેચર અને વાઇલ્ડ લાઇફ કોન્ઝર્વેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. તેમનો વધુ સમય ના બગાડતા આઈ રિક્વેસ્ટ ટુ અભિષેક સર to start a session. It's all Thank you, about Rishi. you, sir. Yes, thank you, Rishi. I assume everybody can hear me. मुझे गुजराती तो आता नहीं, तो मैं इंग्लिश हिंदी यूजुअली जैसे बात करता हूँ वैसे मिक्स करके बात करूंगा. और आज का टॉपिक जो हम लोग आज बात करने वाले हैं वो एक थोड़ा एसेंशियल टॉपिक है, बिकॉज हम सब लोग इस चीज आई थिंक अक्रॉस इंडिया ये एक प्रॉब्लम है कि काफी केसेस, काफी एनिमल्स, काफी वाइल्ड एनिमल्स कॉन्फिस्केट होते हैं लाइव ट्रेड में और पेट शॉप्स, पेट में, इंडिविजुअल नंबर्स में. तो ऐसे एनिमल्स का करें क्या? तो इसमें काफी सारी स्पीशीज हैं, रेप्टाइल्स, टर्टल्स सबसे ज्यादा कॉमनली इसमें इंक्लूड होते हैं. तो इसीलिए आज हम लोग का जो डिस्कशन है वो मेनली स्टार टॉर्टोइस रिहैबिलिटेशन के बारे में है, जो कॉन्फिस्केटेड स्टार टॉर्टोइस है. तो आपको सबको IUCN पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कंजर्वेशन, और ये एक बॉडी है जिनकी बहुत सारी कमिटीज है, जिसमें एक स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन जो उनका एक सब ग्रुप है, वो यूजुअली स्पीशीज के, इंडिविजुअल स्पीशीज के रिकवरी और कंजर्वेशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स में वो लोग काम करते हैं. तो उनकी एक गाइडलाइन हुआ करती थी 2002 में, जिसका नाम था IUCN गाइडलाइंस फॉर प्लेसमेंट ऑफ कॉन्फिस्केटेड एनिमल्स. मतलब कॉन्फिस्केट करने के बाद एनिमल को कहाँ दिया जाए या उसका क्या किया जाए. ये 2019 में 2019 में इसको रिवाइज किया गया है और इसका नाम चेंज हो गया है गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फिस्केटेड लाइव ऑर्गेनिजम्स. तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम लाइव ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं. हम स्किन, पेल्ट, कॉन्ट्राबैंड्स, नेल्स, इसकी बात नहीं कर रहे हैं. हम जब तक एनिमल लाइव है, जब तक एनिमल जिंदा है और ये कॉन्फिस्केट हुआ है, इसका क्या कर सकते हैं या क्या किया जा सकता है. ऋषि ने ऑलरेडी मुझे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है. मैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया में एज अ डिविजन हेड वाइल्ड रेस्क्यू से काम करता हूँ. मैं पिछले 8-9 साल से वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया में हूँ, उससे पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन में था. तो मेरा मेन फोकस, जैसे मेरा डिवीजन है रेस्क्यू, तो मेरा मेन काम जो है वो है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन. इसी स्कोप के अंडर मैंने अपना जो फर्स्ट प्रोजेक्ट WTI के साथ शुरू किया था 2012 में, वो था स्टार टॉर्टोइस रिहैबिलिटेशन. और ये मैंने किया था मद्रास क्रोकोडाइल बैंक, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ वंडलूर जू से. उसके बाद हमने काफी एक्सरसाइजेस सिमिलर फॉर्म में किए हैं, काफी कॉमनली हमने स्टार टॉर्टोइस रिहैबिलिटेट किए हैं. तो इसी 7-8 years of experience that we have gained with star tortoise rehabilitation, and उसको हम IUCN गाइडलाइंस के हिसाब से कैसे किया जाए, ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा. आप जो मैं डिस्कस करूंगा पहले मैं बहुत जनरल, मतलब गाइडलाइंस क्या बोलता है, IUCN गाइडलाइंस क्या बोलता है, क्या करना चाहिए कॉन्फिस्केटेड एनिमल्स का, इसका मैं बात करूंगा. उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल, एक तरीके से स्टार टॉर्टोइस जो है उसके बारे में. तो जैसे मैंने बताया, ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट एक फ्री डॉक्यूमेंट है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं. नीचे लिंक है, या आप अगर जाके सर्च करेंगे गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फिस्केटेड लाइव ऑर्गेनिजम्स, ये आपको PDF वर्जन मिल जाएगा. ये 2019 का एडिशन है, तो आई थिंक आप सबसे लेटेस्ट वाला एडिशन करेंगे. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल, जो मतलब ये डॉक्यूमेंट का क्या कारण है लिखने का. इन्होंने बेसिकली इसमें ये कहना जा रहा है कि when there is a confiscation that happens, there are a lot of live animals that are seized. There are a lot of live animals confiscated by different authorities. इंडिया में आपको पता है कि फॉर एग्जांपल DRI करता है, डेप्यूटी ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, पुलिस करता है, NGOs करते हैं, इंडिविजुअल्स करते हैं. तो ये जो लाइव एनिमल्स सीजर होते हैं,
इनका क्या किया जाए ये काफी लोगों को अच्छे से पता नहीं होता है। कभी कभार वो लोग उसको ऐसे ही रिलीज कर देते हैं, कभी कभार उसको सिर्फ जू में डाल देते हैं, कभी कभार उसको वापस जहां से आया था वहां भेज देते हैं। बट आईयूसीएन क्या कहता है कि ये सारे एनिमल्स जो हैं, इन एनिमल्स का एक कॉन्जर्वेशन वैल्यू है। हर एनिमल का एक कॉन्जर्वेशन वैल्यू होता है। सिमिलरली कॉन्फिस्केटेड एनिमल्स का एक कॉन्जर्वेशन वैल्यू है। एंड विद इन द कॉन्जर्वेशन कंटेक्स्ट द प्लेसमेंट ऑफ सच एनिमल्स शुड अचीव 3 गोल्स। मतलब जब आप इस एनिमल को कहीं पे भी डालेंगे या रिलीज करेंगे या जू में डालेंगे, इट शुड more or less suffice 3 goals. One is that maximize the conservation value of the animals. मतलब जो एनिमल कॉन्फिस्केट किया है उसको हम सबसे ज्यादा कंजर्वेशन में कैसे यूज किया जा सके। हाउएवर उसको विदाउट डैमेजिंग अदर एनिमल्स। मतलब अगर आपने एक पक्षी को जंगल में छोड़ा जो कॉन्फिस्केटेड था, उसको छोड़ा, बट उसमें कुछ ऐसी डिजीज थी जिसकी वजह से बाकी पक्षी जो वाइल्ड में रह रहे थे उनके डेथ हो गई, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, इट शुड डिस्करेज फर्दर इलीगल और रेगुलर ट्रेड। मतलब अगर आप कॉन्फिस्केट करे जा रहे हैं फिर भी ट्रेड बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है, जैसे हम देखेंगे स्टार टॉर्टोइस के केस में, तो इट इज नॉट अ वेरी सस्टेनेबल ऑपरेशन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम लोग रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के सिनेरियो में बात करते हैं वो है ह्यूमेन सॉल्यूशन। कि हम वेलफेयर, एक एनिमल का वेलफेयर कैसे एड्रेस करें। जो कॉन्फिस्केटेड एनिमल होता है, आप में से जितने लोगों ने एनिमल्स कॉन्फिस्केट किए होंगे या किसी के साथ इन्वॉल्व होंगे कॉन्फिस्केशन में, आपने देखा होगा कि वो अच्छे से पैक नहीं होते हैं। एक सूटकेस में 1000 टर्टल्स भरे होंगे, या बर्ड्स को ऐसे बॉडी पे चिपका के रखा होगा, गेकोस को पैर में कहीं डाल के या किसी चीज में पैक करके ले आते हैं। तो वो ऑलरेडी उनका वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज होता है। उसके बाद वो कैप्टिविटी में जब रहते हैं तभी उनका वेलफेयर अगर एड्रेस ना हो तो इट इज नॉट द करेक्ट मेथड टू गो फॉर। आईयूसीएन के सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड आई थिंक जितने भी लोग वर्किंग इन रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन कंजर्वेशन शुड try and go through these documents once in a while, and it gives you a lot of insight कि what are the things that are important for conservation. आप ये भी देखिए कि इसका ये डॉक्यूमेंट्स का नाम गाइडलाइंस है। ये दे आर नॉट सेइंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रोटोकॉल्स, या आपको यही करना है। सो बिकॉज आईयूसीएन एक वर्ल्ड बॉडी है, तो वो आपको ये इंकरेज करता है कि आप रीजन स्पेसिफिक, अपने रीजन के हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से, अपने स्पीशीज के हिसाब से एक गाइडलाइंस को आप फॉलो करें। ऐसा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पॉइंट ए मतलब पॉइंट बी ही जाएगा। अगर आपके केसेस में पॉइंट ए टू पॉइंट सी जाता है तो वो आप उसको उस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। मेनली हम इसमें ये नहीं बात कर रहे हैं कि कॉन्फिस्केट कैसे किया जाए, या कॉन्फिस्केट कौन करेगा, या कॉन्फिस्केट क्यों वो करेगा। कॉन्फिस्केशन के बाद एक नंबर ऑफ एनिमल्स जब कॉन्फिस्केट हो गए, या सिंगल एनिमल, वाइल्ड एनिमल कॉन्फिस्केट हो गया, उसके बाद उसका क्या किया जा सकता है। एज पर द गाइडलाइन उन्होंने 3 ऑप्शन दिए। उन्होंने बोला, एक कैप्टिविटी, मतलब उसको आप किसी जू में या लाइफ टाइम रेस्क्यू सेंटर में वहां डाल दीजिए। दूसरा, रिटर्न टू वाइल्ड, मतलब रिहैबिलिटेट करिए, उसको वापस जंगल में छोड़िए। थर्ड मतलब यूथेनेशिया, मतलब अगर आपके पास ये पहले 2 ऑप्शन आर नॉट वर्किंग आउट, या देयर आर इश्यूज एंड आपका लीगल फ्रेमवर्क आपको अलाउ करता है यूथेनेशिया के लिए, तो एज पर रेगुलेशंस आपको यूथेनाइज कर सकते हैं। तो ये तीनों के कुछ बेनिफिट्स हैं, और हर चीज के जैसे कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कुछ बेनिफिट्स क्या हैं इसमें, मैं कुछ बहुत ही मेजर ओवरऑल बताऊंगा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ है और आप लोग उसको पढ़ भी सकते हैं बाद में। कैप्टिविटी में एक उसको किस किस सिचुएशन, अगर आप जानवर को कैप्टिविटी में डाल देते हैं तो क्या क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप जू में डालते हैं, कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज है और वो वाइल्ड में मिलना बहुत रेयर है, आप उसको एज अ एजुकेशन मीडियम यूज कर सकते हैं। लोगों को अवेयरनेस से सेंसिटाइज करने के लिए वो एनिमल को यूज कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब वो कॉन्फिस्केटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर इंडियंस को किसी को पेंगुइन देखना है, इंडियंस ने किसी ने पेंगुइन देखा नहीं, उनको पता है कि अगर वो बॉम्बे जू जाते हैं तो एक एजुकेशन मोड पे वो लोग जाके सीख सकते हैं कि एक पेंगुइन का हैबिटेट क्या होता है, पेंगुइन का बिहेवियर क्या होता है, पेंगुइन के साथ क्या क्या इश्यूज होते हैं। तो एक एजुकेशन एंड सेंसिटाइजेशन मटेरियल हो सकता है। द कॉन्फिस्केटेड एनिमल्स कैन बी यूज्ड फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस। आपको ये भी पता है कि इंडिया में कंजर्वेशन ब्रीडिंग पर्पसेस हैं, कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, जो बहुत बहुत स्पीशीज को कोशिश कर रहे हैं कि उनको ब्रीड करके वापस जंगल में डाल दिया जाए। अब कंजर्वेशन ब्रीडिंग उन स्पीशीज का होता है जिनका नंबर ऑलरेडी वाइल्ड में बहुत कम है।
फॉर एग्जाम्पल अगर रेड पैंडा अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल उनका वाइल्ड में एक XY नंबर है, बस 20, 30 नंबर, 40 नंबर, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देख लीजिए, इनका नंबर बहुत कम। आप क्या करते हैं कि उसमें से कुछ वाइल्ड से लेके आके उसको एक ब्रीडिंग सेंटर में रखते हैं, उनको ब्रीड करवाते हैं, उनके बच्चे बड़े होने के बाद उनको एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, प्रॉपर रिलीज मेथड से रिलीज करते हैं। बट अगर आपको कोई कॉन्फिस्केटेड बस्टर्ड मिलता है फॉर एग्जाम्पल, या कॉन्फिस्केटेड पैंडा मिलता है, आपको ये वाइल्ड से निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हैं एज अ पोटेंशियल स्टॉक फॉर ब्रीडिंग। इट ऑल्सो गिव्स यू पोटेंशियल फॉर नॉन इन्वेजिव रिसर्च। जैसे मैंने बताया, कोई अगर आप स्पीशी अगर आप कैप्टिविटी में रखते हो, आप उसके बिहेवियर आप समझ सकेंगे, आप उसके वेटनरी एस्पेक्ट समझ सकेंगे, आप उसका फीडिंग हैबिट समझ सकेंगे, आप उसका मूवमेंट, उसकी बायोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी सब नॉट इन्वेजिवली हम समझ सकते हैं, विच कैन हेल्प इन फ्यूचर कंजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने स्नो लेपर्ड कैप्टिविटी में नहीं पढ़ा होगा, तो उनको फिर स्नो लेपर्ड के वाइल्ड में कैसे कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं, या वेटनरी केयर क्या हो सकती है, या फीडिंग हैबिट्स क्या हो सकती है, ये सब देखने में मुश्किल। रिटर्न टू वाइल्ड जो हम लोग प्रमोट करते हैं कि हमें एनिमल जंगल में छोड़ देना चाहिए, उससे क्या फायदा होता है? ऑफ कोर्स आप उसको एक रीइंट्रोडक्शन ऑगमेंटेशन प्रोसीजर में यूज कर सकते हैं। मतलब अगर एक जगह में पॉपुलेशन बहुत कम हो गया है एक स्पीशीज का, आप ये कंजर्वेशन ब्रीडिंग वाले ये सॉरी कॉन्फिस्केटेड जो एनिमल्स हैं, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल से आप इनको उसको रिलीज कर सकते हैं और उस एरिया का पॉपुलेशन को आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एजुकेशन स्टेटमेंट बनता है कि आप कंजर्वेशन वैल्यूज को प्रमोट कर रहे हैं, कि हाँ ये आपका जानवर था, आपके यहाँ से कॉन्फिस्केट हुआ, पोचर्स लेके गए आपके आपके एरिया से, और इसको चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे यूरोप, इन जगह पे बेचना चाहते थे फॉर पेट, बट इनको पकड़ लिया गया है और इनको हम वापस लेके आ रहे हैं, ये इनको रिपैट्रिएट कर रहे हैं। रिलीज करने से एक फायदा है कि उसका वेलफेयर, एनिमल का वेलफेयर, मैं हमेशा बोलता हूँ, कल कुछ टॉक्स में भी कुछ बोला गया है, एक एनिमल का वेलफेयर इज फाउंड द बेस्ट व्हेन इट इज इन द वाइल्ड। मतलब अगर एनिमल जंगल में रहता है जहाँ पे एनिमल रहना चाहिए, एनिमल का नेचुरल हैबिटेट, एनिमल का नेचुरल रोल, जब एनिमल वहां रहता है उसका वेलफेयर बेस्ट होता है। दूसरा चीज कि जितने लोगों को पता होगा, या जितने लोगों ने इस बारे में स्टडी किया होगा या सुना होगा, जेनेटिक मटेरियल हम बोलते हैं इनब्रीडिंग या आउटब्रीडिंग। जब एक एरिया में लिमिटेड नंबर ऑफ एनिमल्स हैं और उनमें इनब्रीडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि ओवर द टाइम उनका पॉपुलेशन कम हो जाए, क्योंकि लॉट ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम्स। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 इंडिविजुअल है, उन्हीं को ब्रीड करे जा रहे हैं, उन्हीं को ब्रीड करे जा रहे हैं, उन्हीं को ब्रीड करे जा रहे हैं, तो इनमें फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेनली फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम्स, कंजेनिटल प्रॉब्लम्स, ये सब आ सकता है। उस 10 में अगर आप 2 नए इंडिविजुअल ऐड कर देते हैं, वो 2 नए 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 इंडिविजुअल्स अपना नया जीन लेके आते हैं। सो इन द एंटायर जेनेटिक पूल, जो हम बोलते हैं जेनेटिक पूल में, एक नॉवल मटेरियल इंट्रोड्यूस हो सकता है इफ यू पुट अ कॉन्फिस्केटेड एनिमल। ऑफ कोर्स कंजर्वेशन ऑफ रेयर एंड एंडेंजर्ड फौना, अगर कोई रेयर स्पीशीज है, कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज है एज पर IUCN या एज पर थ्रेटेंड स्पीशीज है, तो उनको हम डाल के वी आर स्ट्रेंथनिंग द इन सीटू कंजर्वेशन वर्क। फॉर एग्जाम्पल यूथनेशिया एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और थोड़ा लोग डरते हैं इस वर्ड को यूज करने में, या इस वर्ड को ओपनली बोलने में, क्योंकि ये हाँ, हमें लगता है ये पूरा अगेंस्ट कंजर्वेशन है या अगेंस्ट वेलफेयर है। बट वेस्टर्न कंट्रीज हो या काफी जगह हो, वहां पे यूथनेशिया इज नॉट सीन इन सच अ बैड लाइट, बिकॉज उनके हिसाब से यूथनेशिया इज अ मोर ह्यूमेन मेथड ऑफ फिनिशिंग an animal's life which would have been difficult otherwise। मतलब अगर कैप्टिविटी में हम जब बोल रहे हैं, एज लॉन्ग एज वो एनिमल को कैप्टिविटी में बड़ी जगह मिल रही है, घूमने के लिए मिल रहा है, अच्छा फीड मिल रहा है, उनको कोई स्ट्रेस नहीं है, उसको कोई पेन नहीं है, इट इज फाइन। बट अगर आप सोचिए एक स्नो लेपर्ड, जैसे हमने बात किया, स्नो लेपर्ड को एक पिंजरे में रखा हुआ है, पूरा दिन, पूरे महीने, 4 महीने उसको उसको चिकन का पीस दिया जा रहा है, कभी कभार दिया जा रहा है, पानी नहीं है, वो उसको क्लीननेस नहीं है, उसको टेम्परेचर का प्रॉब्लम है, तो ये सब वेलफेयर इश्यूज है। उससे बेटर होता है कि वो एनिमल अगर इंजर्ड है तो उसको यूथनाइज करते हैं, उसका एक न्यूट्रल वेलफेयर जो हम बोलते हैं, एक पॉजिटिव वेलफेयर होता है, एक नेगेटिव वेलफेयर होता है। पॉजिटिव वेलफेयर जब एनिमल खुश है, एनिमल अपने हैबिटेट में है, और एनिमल अपने चॉइस में जो जो करना है वो पॉजिटिव। नेगेटिव, एनिमल पेन में है, एनिमल मूव नहीं कर पा रहा, एनिमल काफी कंटिन्यूसली डिस्टर्ब्ड है आदमी से, वो नेगेटिव।
न्यूट्रल में क्या है कि ना एनिमल पेन परसीव कर पाएगा, ना हैप्पीनेस परसीव कर पाएगा, वो एक न्यूट्रल होगा। लॉट ऑफ टाइम्स यूथनेशिया इज द लीस्ट एक्सपेंसिव, चाहे आप कैप्टिविटी लें या रिटर्न टू वाइल्ड लें, रिहेबिलिटेशन लें, इनमें बहुत रिसोर्सेज जाता है। क्योंकि अगर आपको कैप्टिविटी ऐसा कोई सेंटर चाहिए जहाँ पे इनको आप होल्ड कर सकें, इनको ब्रीड कर सकते हैं, इनको रख सकते हैं, रिहेबिलिटेट करना है तो भी जैसे हम आगे देखेंगे उसमें भी काफी रिसोर्सेज जाता है। यूथनेशिया करना सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड। ऑफ कोर्स स्पेसिमेंस कैन बी स्टोर्ड, जो बिकॉज ये सब आईयूसीएन के आइडिया से ही है कि द स्पेसिमेंस दैट कैन बी स्टोर्ड इन म्यूजियम्स लैब्स कैन बी यूज फॉर फर्दर रिसर्च, टैक्सोनॉमिकल रिसर्च हो गया या अगेन एनाटॉमिकल रिसर्च, बिहेवियरल रिसर्च, ये सब चीजें जो है वो उसमें एक बेनिफिट्स होती है। तो कैप्टिविटी, रिटर्न टू वाइल्ड, यूथनेशिया, इनके ये 3 ऑप्शंस हैं कि आप एक कॉन्फिस्केटेड एनिमल्स को आप ये 3 डिस्पोजिशन कर सकते हैं, मतलब इन तीनों का जो आउटकम है ये 3 आप कर सकते हैं। हर चीज का एक बेनिफिट होता है, हर चीज का एक कंसर्न होता है, हर चीज में एक प्रॉब्लम भी होता है। तो कैप्टिविटी में क्या इशू है? अगर आप एक डिजीज्ड इंडिविजुअल को एक कैप्टिव स्टॉक में ले आते हैं तो हो सकता है कि वो डिजीज्ड इंडिविजुअल बाकी हेल्दी इंडिविजुअल्स को एक डिजीज, ठीक है। एस्केप ऑफ नॉन कैप्टिव स्टॉक में बिकम इन्वेसिव, मतलब अगर आपने कॉन्फिस्केट किया, सबसे सिंपल एग्जांपल मैं जैसे बताऊंगा, रेड ईयर्ड स्लाइडर। रेड ईयर्ड स्लाइडर सबको पता होगा, इज नॉट नेटिव टू इंडिया। अगर आपने उसको लेके आए, अपने आपके पास एक जू है या रेस्क्यू सेंटर है या मिनी जू है, आपने सोचा कि हम यहाँ रखते हैं कि डिस्प्ले पे रहेगा, लोग आएंगे टर्टल देखेंगे, बट एंक्लोजर डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम था या कुछ था, वो एनिमल एस्केप हो जाता है। एस्केप होके वो नेचुरल पॉन्ड में वो सर्वाइव करना होता है, तो वो क्या हो जाता है? इन्वेसिव। वो हो सकता है कि जो बाकी स्पीशीज जो उस पॉन्ड में या उस लेक में सर्वाइव कर रही हैं उनके साथ वो compete करे और शायद जीत भी जाए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस स्केल पे कॉन्फिस्केशन हो रहा है या जिस स्केल पे एनिमल सीजर हो रहा है, लाइव एनिमल सीजर, उस स्केल पे इतनी फैसिलिटीज ही नहीं है या इतने कॉस्ट नहीं है टू सस्टेन। मतलब जैसे हम अभी देखेंगे कछुए के केस में, इतने ज्यादा स्टार टॉर्टोइसेस कॉन्फिस्केट हो रहे हैं अक्रॉस ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, कि अगर आप सोचें कि चलिए एक जू हम डिसाइड कर लेते हैं, जू में हम डालेंगे, उनको साल भर का 10,000 स्टार टॉर्टोइस आएगा अगर हम उसको कैप्टिविटी में डालेंगे। उनके पास ना इतनी फैसिलिटी होगी, ना रिसोर्सेज होगा, ना मैन पावर होगा टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ, एंड दिस इज एवरी ईयर, तो एवरी ईयर ये आते हैं। सॉरी, लास्ट पॉइंट रिपीट है। ये कुछ कंसर्न्स हो गए आपके कैप्टिविटी के, और कुछ कंसर्न्स रिटर्न टू वाइल्ड। तो रिटर्न वाइल्ड, अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते रिलीज का, अगर आप ठीक से उसको सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली आप एक रिहैबिलिटेशन अप्रोच नहीं लेते, तो हो सकता है एनिमल रिलीज होने के बाद मर जाए। मोर और लेस टाइम्स यही होता है। जब हम सोचते हैं कि अरे ये कॉन्फिस्केटेड था, एक तोता किसी के पिंजरे में था, कोई पेट रखा था, हम उस तोते को ले आते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, पिंजरे में रखना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज वेलफेयर इज कॉम्प्रोमाइज, लेट अस रिलीज दैट पैराकीट इनटू द वाइल्ड। ये बहुत सुना होगा आपने। तो जब पैराकीट रिलीज करते हैं, आपने नोटिस नहीं किया या आपने एग्जामिन नहीं किया दैट पैराकीट डजंट हैव इट्स विंग्स, या विंग्स कट है या टेल कट है, या इट हैज बीन हैंड रेस्ड, इट डजंट नो हाउ टू सर्वाइव इन द वाइल्ड। आप ऐसे बर्ड को रिलीज करेंगे, हो सकता है जैसे ही रिलीज करें उसको कोई चील मार देगा या कौवा मार देगा, या वो फीड ना करते हुए मर जाएगा। तो अगर इफ यू नॉट यूजिंग अ साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल अप्रोच टू टू ट्राई आउट रिहेबिलिटेशन ऑफ कॉन्फिस्केटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स मरने के ज्यादा चांसेस होते हैं। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, अगेन जैसा आप कैप्टिव स्टॉक में डिजीज डाल सकते हैं, हो सकता है आप एक वाइल्ड केस में भी उसको डाल दें। आप अपने अच्छे इंटेंशन में आप उसको रिलीज कर दें, आप सोचें कि इस जानवर को हम रिलीज कर दें और अच्छा सरवाइव कर जाएगा, बट व्हाट इफ दैट एनिमल हैड सम लेटेंट डिजीज। एक अच्छा एग्जांपल दूंगा, बिकॉज अभी अभी इस टाइम पे डिजीज, कोविड, बैट्स काफी फेमस हैं। तो आप सोचिए, अगर आपके पास एक बैट, फ्लाइंग फॉक्स का बच्चा आता है, आप उसको एंट्रेस करते हैं, रिहैब करते हैं, बट आपने उसको स्क्रीन नहीं किया, आपने सपोज डिजीज स्क्रीन नहीं किया, या उसमें कुछ एक डिजीज था जो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। आपने सब, यू फॉलोड एवरी प्रोटोकॉल एंड यू लुक्ड एट, यू फाउंड आउट अ रूस्ट जहाँ पे बाकी फ्लाइंग फॉक्स रहते हैं, और आपने जाके वो फ्लाइंग फॉक्स को रिलीज कर दिया। अब क्या हो सकता है कि वो फ्लाइंग फॉक्स जो डिजीज था, वो एक हेल्दी कॉलोनी को अफेक्ट कर सकता है। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने में देखेंगे सारे फ्लाइंग फॉक्स धीरे धीरे मरना शुरू कर देंगे। ये हो चुका है, ये हो भी सकता है।
So if you don't follow correct protocols, even for disease screening, the risk of disease spread into a wild population is very high. Third thing, potential for becoming invasive if released outside natural distribution. Again, सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल मैं दो बोलूंगा, एक तो है रेडिएट स्लाइडर. आप अक्रॉस इंडिया काफी वाइल्ड पॉन्ड्स, वाइल्ड लेक्स, मतलब नेचुरल लेक्स एंड नेचुरल पॉन्ड्स में रेडिएट स्लाइडर मिलते हैं, क्योंकि किसी के पास पेट हुआ था, उनको अच्छा नहीं लगा रखना, या कोई एनजीओ वाला जाके उसको सीज करके लेके छोड़ दिया, या किसी ने बोल दिया कि अरे ये इलीगल है, इसको नहीं रखते, तो उसने जाके नदी में छोड़ दिया या लेक में छोड़ दिया. वो इन्वेसिव हो गया. इन्वेसिव इस लेवल पे हो गया कि वो नेचुरल एग्जिस्टेंट स्पीशीज जो है उनके साथ compete कर रहा है. उनको भी completely वो कभी कभार compete करके आउट पावर कर सकता है, और उनका पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो सकता है कि वो ना. दूसरा स्पीशीज है जैसे बजरीगर्स. हम बजरीगर्स बोलते हैं, लव बर्ड्स बोलते हैं. बहुत लोगों के बीच में रिसेंटली वीडियो भी आई थिंक आया था फेसबुक पे कि कोई आदमी सब दुकान से बजरीगर लेके आके उसने पंछी जाके छोड़ दिया. अब बजरीगर ज्यादातर तो चील और कौवे मार के खा जाते हैं. हमने भी देखा हुआ है, जो वाइल्ड में होते हैं वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते. बट अगर बाई चांस आप सोचिए किसी एरिया में जहाँ लार्ज प्रेडेटरी बर्ड नहीं है, आपने वहां जाके बजरीगर्स छोड़ दिए, वो बजरीगर्स compete करेगा एक स्पैरो के नेस्टिंग एरियाज के साथ, या किसी और छोटे वॉबलर के नेस्टिंग एरिया के साथ. तो वो इट विल इवेंचुअली कैन बिकम इन्वेसिव and it can compete with any other species. So that is one. Now coming to euthanasia last is what is the concern? Criticism from people and welfare organization. Yes, how can you kill an animal? ये सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म आएगा कि आप एक एनिमल ऑर्गेनाइजेशन, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप कैसे एक एनिमल को मार सकते हैं. तो ये एक मेजर कंसर्न हो जाता है जो टू डील विद कि यूथनाइज कैसे करें. ऑफ कोर्स लीगल प्रोविजंस हैं, टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी है प्रोविजंस कि कैसे उसको यूथनाइजिया हम अप्रोच कर सकते हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के परमिशन के साथ. तो अगर ये यूज किया जाए तो इट इज अ पॉसिबिलिटी. बट लोगों को सेंसिटाइज करना, ये लोगों को अगर आप बोले मैं आपसे ये कछुआ सीज करके जा रहा हूँ बट मैं इसको यूथनाइज कर दूंगा, तो कोई उसको मानेगा नहीं या कोई उसको अग्री नहीं. जो लास्ट चीज, जैसे मैंने एक चीज बोली थी कि जेनेटिक मटेरियल, कि हर एक एनिमल का एक डीएनए होता है. हम बोलते हैं ना कि डीएनए में कुछ ऐसी चीजें होती है जो उस एनिमल स्पेसिफिक है, और वो अगर हम एक पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस करें तो इट बिकम्स अ न्यू नॉवल जेनेटिक मटेरियल ऑफ दैट पॉपुलेशन. जब आप यूथनाइज करते हैं यू लूज दैट जेनेटिक मटेरियल, ऑफ कोर्स यू लूज दैट इकोलॉजिकल मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, और possibility of that animal contributing to the population reduces. So these are some other concepts. इन तीनों में से इंडिया के कंटेक्स्ट में हम ज्यादातर हम या तो कैप्टिविटी या रिटर्न टू वाइल्ड यूज करते हैं. वो भी हमारे एक्सपीरियंस से, मेरे एक्सपीरियंस से जितना मैंने देखा है, रिटर्न टू वाइल्ड इज द मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस्ड अप्रोच. मतलब आप जाके एनिमल को कॉन्फिस्केट करके रिलीज कर देते हैं, चाहे वो स्नेक चार्मर से छीना हुआ सांप हो, चाहे वो किसी पेट शॉप से उठाया हुआ पैराकीट हो, या कोई टर्टल हो किसी घर पे रखा हो, या even some other mammals sometimes which are confiscated and released. But IUCN guideline यही बोलता है कि especially अगर organism, अगर वो individual का species आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता ये कौन सा सांप है, आपको नहीं पता ये कौन सा पक्षी है, आपको नहीं पता ये कौन सा सब स्पीशी ऑफ टर्टल है या सब स्पीशी ऑफ टॉर्टोइस है, it should not be released back into the wild. Should only be released if आपको पता है कि ये नेटिव ये रेंज है, आपको पता है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. तो एक प्रोटोकॉल जब हम आगे बात करेंगे तो ओरिजिन मतलब वो कहाँ से आया है, वो कछुआ अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन से एरिया से आया है, कौन से रीजन का कछुआ है, उसको उसी रीजन में छोड़ना चाहिए. उसको दूसरे रीजन में छोड़ेंगे तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा या वो ओवर सर्वाइव करके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उनको प्रॉब्लम, which is also called as genetic pollution and few other things. आपको ये दिखेगा नहीं, ये मैंने सिर्फ ये एक एग्जांपल के लिए रखा है, बट ये आपको इस बुक में जो IUCN गाइडलाइंस की जो बुक बता रहा हूँ मैं, वो पीडीएफ में आपको पीडीएफ में ये मिल जाएगा. ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है. ये फ्लो चार्ट आपको बोलता है कि आपने अगर कॉन्फिस्केट कर लिया तो आप क्या क्या चीजें यहाँ पे देखेंगे. आप यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ लिखा है स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन, हेल्थ चेक, IUCN कंजर्वेशन स्टेटस एंड प्रायोरिटीज, फिटनेस टू सर्वाइव,
रीजन फॉर कॉन्फिस्केशन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, रिकॉग्नाइज्ड इन्वेसिव स्पीशीज, इन सबको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। कॉन्फिस्केट होने के बाद आप ये 6 या 7 चीजें आपको ये नोट डाउन करनी, कौन सा स्पीशीज है। स्पीशीज मतलब ये नहीं कि हाँ ये कोबरा है, ठीक है, कौन सा कोबरा है, स्पेक्टिकल कोबरा है, वोकल कोबरा है, सेंट्रल एशियन कोबरा है, इजिप्शियन कोबरा है, कौन सा कोबरा है। तो स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन, अगर स्पीशीज से ज्यादा सब स्पीशीज पे जा सकते हैं तो और अच्छा, हम आगे आएंगे वो कैसे आइडेंटिफिकेशन की बात। दूसरा हो गया आपका हेल्थ चेकअप। आप हेल्थ चेकअप करेंगे कि द एनिमल इज फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, इट डजंट हैव एनी मेडिकल प्रॉब्लम, इट डजंट हैव एनी वेटनरी प्रॉब्लम, डजंट हैव अ डिजीज इशू। थर्ड हो गया आपका आईयूसीएन स्टेटस एंड प्रायोरिटीज। तो आईयूसीएन ने सारे कंजर्वेशन स्टेटसेस बनाए हैं एनिमल के लिए, जैसे हमने सुना होगा एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न। तो ये पता होना भी जरूरी है। अगर अगर फॉर एग्जांपल आप कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैंडल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो अप्रोच है वो ज्यादा वैल्यू का हो जाएगा। अगर आप कोई लीस्ट कंसर्न स्पीशीज हैंडल कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि इतना रिसोर्सेज इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग इन हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ दिस। द फोर्थ थिंग, फिटनेस टू सर्वाइव। ऑफ कोर्स वो एनिमल रिलीज होने के बाद सर्वाइव होना चाहिए। रीजन फॉर कॉन्फिस्केशन, हमने उसको क्यों कॉन्फिस्केट किया, क्या वो ट्रेड में आया था, या वो पेट में था, या वो कहीं बाहर ट्रेड पे ले जा रहे थे, या लोकल कंजम्पशन मीट के लिए था। तो ये इंपॉर्टेंट। कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड अराइवल, आपको बहुत बार ये भी होता है कि जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो ऐसी चीज कॉन्फिस्केट करती हैं जो इंडिया में मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम बता रहे हैं ज्यादातर स्पीशीज, ज्यादातर इंडिविजुअल्स इंडिया से बाहर जाते हैं। बहुत बार ट्रांजिशन के टाइम पे आपको वो हो सकता है कि वो एनिमल्स कभी कभार इंडिया में पकड़े जाएं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अब इंडियन एनफोर्समेंट एजेंसीज करती है रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट मतलब टू सेंड द एनिमल, द ह्यूमन बीइंग, द आइटम बैक टू द कंट्री वेयर इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। मतलब अगर वो चाइना से आया है इंडिया में, उसका पोर्ट ऑफ एंट्री फ्लाइट में चाइना लिखा है, तो उसको चाइना में रिपैट्रिएट करा जाएगा लीगली। मतलब जैसे ही चाइना पहुंचेगा चाइना गवर्नमेंट उसको कस्टडी में देगी। लास्ट चीज, रिकॉग्नाइज्ड इन्वेसिव स्पीशीज। अगर आपके पास कल 100 कॉन्फिस्केशन हुए रेड ईयर स्लाइडर के, आपको पता है कि रेड ईयर स्लाइडर का ऑलरेडी प्रॉब्लम है, आप और थोड़ा केयरफुल हो जाएंगे कि रेड ईयर स्लाइडर्स को मैं कैसे हैंडल करूं। उसके बाद ये फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट में अभी आपको इसमें क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, तो इसीलिए हम जब स्टार टॉर्टोइस का एग्जांपल लेंगे तब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये एक बहुत ही बेसिक ओवरव्यू है कि आईयूसीएन गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स का। एंड इसको हमने स्टार टॉर्टोइस रिहैबिलिटेशन में कैसे यूज किया, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं। तो स्टार टॉर्टोइस आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में। इंडिया एंड श्रीलंका में मिला के 3 सब स्पीशीज इसकी आइडेंटिफाइड है। देयर इज अ श्रीलंकन स्टार टॉर्टोइस, देयर इज अ सदर्न व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, और एक आपका गुजरात जो वेस्टर्न रीजन है। इन तीनों में थोड़ा मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज है, डिससिमिलरिटीज है, साइज में डिफरेंस है, बट ये तीनों अलग सब स्पीशीज है। मतलब आप यूजुअली श्रीलंका का स्टार टॉर्टोइस आपको गुजरात में नहीं मिलेगा, और गुजरात का टॉर्टोइस आपको साउथ इंडिया में नहीं मिलेगा, साउथ इंडिया का टॉर्टोइस आपको श्रीलंका में। ये सब स्पीशीज क्यों है? क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि गुजरात का हैबिटेट जो वेस्टर्न हैबिटेट है वो कैसा हैबिटेट है, सदर्न हैबिटेट जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका वो कैसा है, और श्रीलंका का हैबिटेट कैसा है। तो ओवरऑल ऑल्दो स्टार टॉर्टोइस को एक पर्टिकुलर हैबिटेट चाहिए होता है, बट ग्रास डिफरेंट है, या ह्यूमिडिटी डिफरेंट है, या उसका सॉइल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, या वहाँ प्रेडेटर प्रे डिफरेंट है। तो ये सब डिफरेंसेस की वजह से वो एक सेपरेटली इवॉल्व सब स्पीशीज है तो तीनों में। और ये तीनों ने कभी एक दूसरे से मिले नहीं है, ये तीनों एक दूसरे से प्योरली अनजान है, किसी को जानते नहीं है, तो इसलिए उनका कभी जेनेटिक एक्सचेंज भी हुआ नहीं है। दैट इज व्हाई दे आर बीन मेंटेन्ड एज 3 सेपरेट सबस्पीशीज। नाउ स्टार टॉर्टोइस मेनली क्या थ्रेट है? इलीगल कैप्चर फॉर पेट ट्रेड। और आप अगर जस्ट ढूंढेंगे कि स्टार टॉर्टोइस सीज्ड इन इंडिया, आपको बहुत सारा न्यूज मिलेगा और कंटिन्यूसली मिलेगा। और इनफैक्ट आपको खुद गुजरात में मैं जानता हूँ कि आप अगर पेट शॉप में जाएं, आप खरीदना चाहें स्टार टॉर्टोइस तो भी मिलेगा, और लोगों ने पेट भी रखे होंगे अपने अपने घर पे। तो ऐसे बहुत सारे आपको स्टार टॉर्टोइस रिलेटेड मिलेगा।
और ऐसा फोटोज आपको पेपर में मिलेगा कि बास्केट में लेके जा रहा है, सूटकेस में लेके जा रहा है, एट अ टाइम 600, 6000, 5000, 2000, कोई भी नंबर आपको मिले। ओवर द इयर्स, ये मार्च 2018 जो अपना लास्ट काम हमने किया था, उसके बाद भी एक्चुअली है, बट जस्ट ओवर अ ईयर 5000 केसेस कॉन्फिस्केट हुए हैं। और एज पर रिकॉर्ड्स विद एनफोर्समेंट, एज पर स्टडीज दैट हैव बीन डन ऑन स्टार टॉर्टोइज, इट इज एविडेंट दैट ये सिर्फ मे बी 10 या 20% है जो कॉन्फिस्केट हुए हैं। इसका मतलब बाकी 80% जो है वो ऑलरेडी जा चुके हैं ट्रेड में, मतलब इनको हम इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। So whatever has been intercepted is close to 4,800, 5,000 in just 1 year. इसमें WCC भी involved, DRI, Customs, Forest Department, there are different stakeholders जो confiscate करते हैं। हमने at I4WTI हमने ये काम 2002 में शुरू किया था, और 2002 में जब सिंगापुर में ये कॉन्फिस्केट हुए थे और उन्होंने देखा कि ये इंडिया से ओरिजिन था फॉर अराउंड 1,800 इंडिविजुअल्स, so Singapore enforcement department decided to repatriate to India, to Hyderabad. जब हैदराबाद में जब आया, और we started this work in 2002, we planned a rehabilitation and हमने इसको श्रीसेलम टाइगर रिजर्व में जाके इसको हमने रिलीज किया। उसके बाद 2003 में वापस चेन्नई में हमने वंडलूर जू के साथ, डॉक्टर तिरुमुरुगन हुआ करते थे उस टाइम पे, उनके साथ किया था। फिर अगेन वैसे ही 2004, 2011, 2014, ये सिंस 2018 तक हमने इस टाइप के इतने नंबर्स ऑलरेडी हैंडल किए हैं विद लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो आप ये देखिए कहाँ कहाँ पे हुआ है। हैदराबाद से आया है, चेन्नई से, देन चेन्नई में काफी है, इंक्लूडिंग दीमापुर, नॉर्थ ईस्ट में सीआरपीएफ वालों ने जब वो बॉर्डर क्रॉस करके लोग जा रहे थे एक बोरी लेके, उन्होंने कॉन्फिस्केट किया कि भाई 60 इंडिविजुअल्स उस बोरी में स्टार टॉर्टोइज के थे। वैसे ही एयरपोर्ट्स पे मिले हैं, कोची एयरपोर्ट, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट केरला, and Bihar, Kolkata. So by road, by air, by ships, by any mode of transport, people are trying to smuggle star tortoise out of India, mainly because of petrol. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज क्राइम मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, मुझे उतना उसके बारे में पता नहीं है। आई थिंक जो लोग कल जोश के, या जब भी जोश का हुआ था, जोश लुइस का, उसमें उन्होंने बताया होगा क्राइम का और वाइल्ड लाइफ क्राइम का, और कैसे ये सब द मोडस ऑपरेंडी ऑफ ऑल दिस हैपेंस। सो ऑफन हमें ऐसे फोटोज देखने को मिलते हैं या डिपार्टमेंट से आते हैं कि ऐसे ऐसे पैक करके छोटे छोटे डब्बों में, छोटे छोटे कंटेनर्स में उसको ले जाते हैं। तो व्हाट वी फोकस इज फ्रॉम दैट सिचुएशन, हम उसको रिलीज कैसे करें। और रिलीज मतलब ये नहीं कि हम एयरपोर्ट से ले जाके सीधा उसको जंगल में रिलीज करते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट IUCN गाइडलाइंस इज, दैट इज नॉट व्हाट वी इंटेंड टू डू। हमारा इंटेंशन राइट है कि उसको रिलीज करना, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है कि हमें उसको करेक्ट तरीके से विद प्रॉपर प्रोटोकॉल, with proper documentation and proper guidelines, we release the animal back to the wild. So, considering the same IUCN guidelines, हम जो IUCN guidelines की हम बात कर रहे थे, उसी चीज में पहला चीज आता है कॉन्फिस्केशन। क्या ऑफ कोर्स कॉन्फिस्केशन के टाइम पे यूजुअली हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कॉन्फिस्केशन होता है लाइक एनफोर्समेंट एजेंसी करता है, या कस्टम्स करती है, या DRI करता है, या WCC भी करता है, और ये ऐसे कॉन्फिस्केट होते हैं। कॉन्फिस्केट होने के बाद इधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें अप्रोच करता है, या हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं कि सर आपके पास आए हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे रिहैब कर सकते हैं। और के साथ डिस्कशन के बाद नेक्स्ट फेज पे जाता है कि इसको हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम करते हैं वो होता है हेल्थ स्क्रीनिंग एंड DNA एनालिसिस। अब DNA एनालिसिस क्यों करते हैं? जैसे मैंने बताया कि स्टार टॉर्टोइज 3 रीजन में स्प्रेड है। बिफोर रिलीज हमें जैसे मैं जोक में बोलता हूँ कि हमें ये पता होना जरूरी है कि ये स्टार टॉर्टोइज गुजराती है, साउथ इंडियन है, या श्रीलंका। ठीक है, तो उसको वहीं पे छोड़ेंगे जहां से वो आया है। बहुत टाइम पे जिन्होंने अगर कॉन्फिस्केशन में कभी इन्वॉल्व रहे होंगे, पता होगा कि बहुत टाइम आदमी तो मिलता भी नहीं है। कभी कभार तो सिर्फ उनको एक बैग मिलता है, एक सूटकेस मिलता है, अनक्लेम्ड बैगेज मिलता है जिसमें एनिमल होता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस वेयर द एनिमल ओरिजिनेटेड फ्रॉम। सो if we are able to catch the person जिसने ये पोचिंग करा है, that is the best। वो बता देगा कि सर इस फलानी जगह से मैंने उठाया, इस जंगल से जाके मैंने इसको पोच किया है। बट अगर उस सिचुएशन में नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका DNA एनालिसिस। DNA एनालिसिस मतलब क्या? जैसे मैंने बताया कि हर इंडिविजुअल का एक DNA कोड होता है।
जब सब स्पीशीज की हम बात करते हैं उनका एक एक डीएनए कोड होता है, तो मतलब कुछ जो जो कोडिंग में जो सीक्वेंस है या जो नंबर है या कुछ इंडिकेटर है बिटवीन ऑल द थ्री सब स्पीशीज विल बी डिफरेंट। तो इसका जब डीएनए लेंगे हम उसको मैच कर सकते हैं कि अच्छा ये श्रीलंका से मैच हो रहा है या साउथ इंडिया से मैच हो रहा है या फिर ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से मैच हो रहा है। जैसे ही मैच होता है वी नो दैट ओके मोस्ट लाइकली कि ये सदर्न पॉपुलेशन। अभी एट द मोमेंट देयर आर सम टेक्नोलॉजीज दैट कैन इवन पिन पॉइंट कि साउथ इंडिया में कहाँ, आंध्र प्रदेश में कहाँ, इस फॉरेस्ट में या तमिलनाडु के इस फॉरेस्ट में। बट ऑफ कोर्स वो एक्सेसिबिलिटी टू दैट काइंड ऑफ टेस्ट इज डिफिकल्ट। इन आइडियल सिनारियो दैट इज द बेस्ट। द अदर प्रॉब्लम इज आपके स्टार टॉर्टोइस में ऐसे जेनेटिक मार्कर्स और ऐसे सीक्वेंसेस बने हैं। हम लोग इस चीजों में यूजुअली वी कोलैबोरेट विद सीसीएमबी एंड लकॉन्स व्हिच इज बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, who are the premier institute when it comes to genetic analysis. They have sequences of certain animals, but अगर आप सोचें, और स्टार टॉर्टोइस आपको पता है 3 ही जगह पे मिलता है, नॉर्थ वेस्टर्न, सदर्न, श्रीलंका। बट अगर आप सोचें रैट स्नेक, अगर बाई चांस आपको कल 100 रैट स्नेक कॉन्फिस्केट हुए, तो रैट स्नेक को किसके साथ मार्कर, आपको पता है कि रैट स्नेक, इंडियन रैट स्नेक अक्रॉस इंडिया हर जगह मिलता है, आप कौन से मार्कर के साथ उसको मैच करेंगे? तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू फिगर आउट कि उसका ओरिजिन कहाँ पे है। बट इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज पर्टिनेंट टू डू दिस कि आप उसका डीएनए डेफिनेटली एनालाइज करिए, उसका उसका ओरिजिन, साइट ऑफ ओरिजिन, आप उसको टू फाइंड आउट द साइट ऑफ ओरिजिन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दैट यू। सेकेंड थिंग आगे आपकी हो गई हेल्थ स्क्रीनिंग। हेल्थ स्क्रीनिंग में बहुत चीजें होती है, आप उसका ब्लड प्रोफाइल देखते हैं, आप उसका एंडोपैरासाइट देखते हैं, आप उसको अदर वेटनरी इश्यूज, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सब चेक करते हैं। जो ट्रीट हो सकता है उसको ट्रीट करते हैं, जो डिजीज है उनको यूजुअली कैप्टिविटी या ऐसी जगह पे डालते हैं जहाँ पे बाकी स्टॉक ना हो। सो वंस स्क्रीनिंग डीएनए हो गया, आपको पता है आपने सैंपल कलेक्ट करके आपने सीसीबी को भेज दिया, आप वेट कर रहे हैं रिपोर्ट को, तब तक आपको ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो एनिमल को स्टेबलाइज किया जाए। अब XC2 मतलब क्या कि जहाँ पे यूजुअली हम कॉन्फिस्केट करते हैं, अगर बाई चांस हमने, जैसे हमने बताया दीमापुर में कॉन्फिस्केट किया, दीमापुर में स्टार टॉर्टोइस तो मिलता नहीं, तो आप क्या करेंगे? आपको डीएनए एनालिसिस का वेट है, तब तक आप क्या स्टार टॉर्टोइस को गुजरात ले जाएंगे, फिर गुजरात जाने के बाद आपको पता चलेगा अरे वो टेस्ट में तो आया कि वो श्रीलंकन है, तो फिर गुजरात से श्रीलंका लेके आएंगे। तो वो सब अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ कॉन्फिस्केट हुआ वहीं पे हम एक सेटअप करते हैं जहाँ इन एनिमल्स को स्टेबलाइज किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है बिकॉज ये एनिमल्स बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, पोचर उसको ट्रांसपोर्ट करने से पहले काफी दिन कैप्टिविटी में रहता है, तो ये इनको ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होता है, इन्होंने खाया नहीं होता है, बहुत सारे तो मर भी जाते हैं और बहुत कंडीशन काफी खराब होती है। तो यू हैव टू रिकवर। हमारे इनिशियल कुछ साल व्हेन वी वर्क, हमारी मोर्टेलिटी ड्यूरिंग एक्लिमेटाइजेशन, ड्यूरिंग एडमिशन यूज्ड टू बी क्लोज टू 50-60%, मतलब 50-60% ऑफ द इंडिविजुअल्स यूज्ड टू डाई। इतनी ज्यादा होती थी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ डिजीज, because of starvation and other things. Over the years, that mortality has gone up to 30%. मतलब 30% of the animals जो हमारा last काम था, 30% of the animals only died. तो because we improved the veterinary aspects, हमने disease screening अच्छे से की, हमने stabilization किया, हमने ensure किया कि जो sick हैं उनको continuous monitoring और continuous treatment दिया जाए। इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, अगर कोई, जैसे काफी लोगों ने अगर देखा होगा स्टार टॉर्टोइस कभी कभार, या टर्टल्स या टॉर्टोइस जो कोई पेट में रखता है या कहीं देखा होगा, उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। और अगर कोई वेट है इस ग्रुप में जो बात देख रहा हो, तो उनको पता है कि स्टार टॉर्टोइस मैनेजिंग वेट फॉर अ वेट इज समटाइम्स, और टर्टल्स इज डिफिकल्ट, इट इज अ लॉट ऑफ इंटेंसिव वर्क। तो आप just imagine that is with one individual, and here we are talking about 6,000, 5,000, 4,000 individuals. तो हर एनिमल को इंडिविजुअली देखना, so it's a lot of effort and a lot of resource. You have to keep that in mind और उस हिसाब से उसको अप्रोच करना पड़ता है। तो कुछ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज, जो कुछ हस्बेंड्री स्ट्रेटजीज is made considering that the large number of animals is XC2 स्टेबलाइजेशन में हम उनको खाना इनिशियल डेज में ऐसा खाना देते हैं ताकि उनकी एनर्जी आए। अब वो खाना हो सकता है उनको कभी नेचुरल अवेलेबल नहीं हो, मतलब जैसे हम स्टार टॉर्टोइस के केस में गाजर खिलाते थे। अब ऐसे तो मैं स्टार टॉर्टोइस का कोई जानता नहीं हूँ वाइल्ड में कि वो गाजर के खेत में जाके गाजर खाएगा, राइट? वो खाएगा नेचुरल ग्रासेस, जियोफाइट्स अपने अपने एरिया में।
बट गाजर हम उसको उस टाइम पे इसलिए खिलाते थे बिकॉज वो न्यूट्रिशनली हाई है। उस टाइम पे वो एक सिक इंडिविजुअल है, उसको न्यूट्रिशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लोली स्लोली वो गाजर चेंज होता है फिर किसी और सब्जी में, और सब्जी सब्जी मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से फिर हम जाके जंगल से एक एक पौधा, एक एक घास, एक एक पेड़ का पत्ता सब लेके आते हैं, जो हमें लगता है कि नेचुरली अकरिंग अवेलेबल फूड है। ये हम धीरे धीरे डालते हैं, हम वी सी कि वो कछुआ किसको प्रिफर कर रहा है, कछुआ कैसे खा रहा है, इसको कैसे प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम उस गाजर से कंप्लीटली रिप्लेस करके उसको वाइल्ड खाना ही देते हैं। तो ये कंप्लीट फेज इज एक्सी2 एक्लेमेटाइजेशन। और ये जब तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आती है कि जेनेटिक एनालिसिस क्या बोलता है या टेस्ट क्या बोलता है, तब तक हमें ये करते रहना जरूरी है। then comes in situ acclimatization, मतलब जब तक आप उसको acclimatize कर रहे हैं तब तक आपको पता चल गया है कि अच्छा ये अब साउथ इंडियन पॉपुलेशन है, आपने किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सदर्न इंडिया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला से आपने करस्पॉन्डेंस किया, डिपार्टमेंट ने करस्पॉन्डेंस किया, आपने डिसाइड किया चलिए हम इसको रिलीज करना चाहते हैं और हम इसको रिलीज करेंगे। तो वहां पे हमें करना जरूरी है कि इन सीटू एक्लिमेटाइजेशन, हम उसको देखेंगे कि अब हमने तो उसको ट्रेनिंग दे दी दीमापुर में, बट उसको रहना है फॉर एग्जांपल चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में, तो उसको चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला की भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो उसको कुछ दिन चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिलीज से पहले रखते हैं, अक्लेमेटाइज करते हैं, उसको एडजस्ट होने देते हैं टेम्परेचर से, खाने से, उसके और हमने ट्रांसपोर्ट भी किया होता है तो वो स्ट्रेस से थोड़ा रिकवरी होने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम उसको मार्क करते हैं। हम क्यों मार्क करते हैं? टू मॉनिटर कि अगर हमने रिलीज करने के बाद कुछ फायदा हुआ या नहीं। अगर हमने 50 रिलीज किए, 50 के 50 डेज 2 मर गए, तो हमारा पूरा जो एफर्ट हमने यहाँ इस साइकिल से शुरू किया था, इतना रिसोर्सेस, इतना टाइम, इतना मैन पावर सब डाला था, इट गोज टू वेस्ट। So we have to ensure whether all these efforts have been successful or not if the animal has actually survived. So that is why release in the wild and monitoring. अब मार्किंग के बहुत सारे टेक्निक हैं, जैसे इसमें आप फोटो में देख सकते हैं, पेंट, सिंपल लीस्ट कॉस्ट, आपने पेंट लगा दिया। समटाइम्स यू कैन, इफ यू हैव द इन्वेस्टमेंट, आप रेडियो ट्रांसमीटर लगाते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर पोस्ट रिलीज मॉनिटरिंग, वो आप कर सकते हैं। बट ये हर फेज, ये ईच एंड एवरी फेज becomes very important to follow if first of all if you decide to go for a release of star tortoise। अगर आपको लगता है कि आप इन किसी भी फेज में आपके पास रिसोर्स नहीं है या आप कर नहीं पाएंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास ना टाइम है, ना आपके पास मैन पावर है, ना पैसा है टू डू द हेल्थ स्क्रीनिंग और डीएनए एनालिसिस, आप सोचते हैं चलिए मैं कॉन्फिस्केट करता हूँ, थोड़ा स्टेबलाइज कर देता हूँ और रिलीज कर देता हूँ। नहीं, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज यू हैवंट स्क्रीन्ड, यू हैवंट लुक्ड एट दिस पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। आपने यहाँ तक सब कुछ किया, आपने जाके यहाँ से सीधा यहाँ छोड़ दिया, वो एनिमल एडजस्ट ही नहीं कर पाया, वो एनिमल डाइज, राइट। तो ये प्रॉब्लम, आपने यहाँ तक सब किया बट आपने मॉनिटर नहीं किया, तो कल कोई अगर पूछेगा व्हाट हैपेंड टू द टॉर्टोइसेस दैट यू रिलीज्ड, यू कांट आंसर। सो ईच एंड एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड you have decided कि आप you are going to release this confiscated tortoises from this position to this position। so जो हम प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे थे अब ये हमने ये सब जो किया उस प्रोटोकॉल में कैसे फिट होता है। तो ये IUCN का एक डिसीजन ट्री है, जैसे कोई भी फ्लो चार्ट होता है, जैसे हम यस और नो क्वेश्चन में अगर आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका यस होगा तो आप नेक्स्ट में जाते हैं, नो होगा तो आप जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि रिटर्न टू वाइल्ड will make significant contribution to conservation of species। हमने सोचा कि अच्छा स्टार टॉर्टोइस है, पॉपुलेशन इज एट थ्रेट, कुछ एरियाज है जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन रिलीज देम, इट विल हेल्प इन कंजर्वेशन। सो यस, हमारा आंसर था यस। हैव वी सब्जेक्टेड द एनिमल टू कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग एंड क्वारंटाइन? अगर हम बोलता नो तो हमें क्वारंटाइन एंड स्क्रीन करना पड़ता। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमने किया है, so have the animals been found to be free from significant diseases, comprehensive veterinary screening, or can be treated for any infection disease। मतलब अगर ठीक है उनमें डिजीज निकला, ये नहीं मतलब है कि डिजीज है मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। डिजीज है, क्या आप उसको ट्रीट कर सकते हैं? कैन यू ट्रीट द डिजीज? कैन द एनिमल रिकवर? इफ द एनिमल कैन रिकवर, गुड। इफ द एनिमल कैन नॉट रिकवर, you figure out whether you want to leave it in a captive situation, in a place for rescue center जहाँ पे आप उस एनिमल को रख सकें, या you want to euthanize the animal or the animals so that वो डिजीज किसी और में ना जाए, and वो एनिमल का वेलफेयर भी
अब हमने देखा कि इन केस ऑफ स्टार टॉर्टोइज इसकी जरूरत नहीं है, परस्यू कैप्टिव कैप्टिव ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो कंजर्वेशन उसका वैल्यू है। और हमने क्वारंटाइन स्क्रीनिंग भी किया है और हमने ये भी देखा है कि उनकी रिकवरी भी हो गई है। दैट मीन्स वी डोंट हैव टू यूथनाइज और वी डोंट हैव टू पुट इट इन लाइफ टाइम केयर। सो वी गो इनटू द नेक्स्ट फेज, दैट इज रिलीज। सो व्हेन वी रिलीज, कैन वी कंफर्म द ओरिजिन एंड साइट ऑफ कैप्चर? क्या हम बोल सकते हैं कि ये स्टार टॉर्टोइस इस रीजन से आया है? हम ये नहीं बोल सकते कि अगर आंध्र प्रदेश से आया है तो कौन से एरिया से आया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आया है, कौन से तालुका से आया है। बट क्या हम ये बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से आया है, या तमिलनाडु से आया है, या कर्नाटका से आया है, या श्रीलंका से आया है? इफ नो, आप वापस उसको कैप्टिविटी में डालें, आपको नहीं पता ये कहाँ से आया। To determine this, you can do genetics, you can do investigation, you can do interrogation, you can look at कि आप वो एनिमल, वो जो पैकेज आया था फ्लाइट में या कहाँ पे, वो कहाँ से आया है, वो सब आप चीज देख सकते हैं। Does the animal exhibit any behavioral abnormality that is unsuitable for them to return to wild? In case of reptiles, behavioral repertoire is not that very important. But अगर आप मैमल, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बाई चांस से फॉर एग्जाम्पल कोई लार्ज प्रेडेटर आपको कॉन्फिस्केट हुआ, कोई लेपर्ड या लार्ज प्रेडेटर आपने कॉन्फिस्केट किया, उसको आपने सोचा इसको रिलीज करेंगे, बट बिहेवियरली आप देख रहे हैं कि वो लेपर्ड तो मतलब आदमी से डरता नहीं है, आदमी के पास आ रहा है, आदमी के हाथ से खाना खा रहा है, इसको आप रिलीज करेंगे तो क्या होगा? अगर आप में और अगर कोई दूसरा आदमी उधर जाता है और लेपर्ड उसको सोचता है कि ये तो वही आदमी है जो मुझे खाना खिलाता है, द लेपर्ड विल ट्राई एंड गो टू दैट पर्सन, एंड इवेंचुअली क्या होगा? दैट पर्सन विल अटैक द लेपर्ड और द लेपर्ड विल अटैक द पर्सन. So there is no behavioral abnormality in the animal which is counterproductive to its life in the wild. इस पॉइंट का मतलब यह है कि क्या अगर आपने स्टार्टोटेस कॉन्फिस्केट कर दिया, स्टार्टोटेस कॉन्फिस्केट करने के बाद क्या आप गारंटी से बोल सकते हैं कि विद इन say 1 year or within 6 months you will be able to release it with minimal resources, with least number of risks? मतलब risk is of losing lot of animals, risk of spreading a disease, risk of making the species invasive in the new area, ये सब रिस्क नहीं है और हम जल्दी भी कर सकते हैं और इसके रिसोर्सेस उतने इंटेंसिव नहीं है। तो हम लोग अगर ये सब और इनके बेनिफिट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू, मतलब अगर उनको वापस भेजने की, रिलीज करने की जगह अगर हम उसको वापस भेजें, इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग इन इंडिया, अगर हम उसको वापस भेजें, वो ज्यादा बेनिफिशियल है या उसको इंडिया में रिलीज करना ज्यादा बेनिफिशियल? तो उस केसेस में ये रिपैट्रिएशन का बात आता है। ऑल्दो नॉर्मली ऐसे इंडियन सिनारियो में होता नहीं है, जब इंडियन स्पीशीज, नेटिव स्पीशीज यहाँ होती है, कॉन्फिस्केट होती है, तो यूजुअली दे आर नॉट रिपैट्रिएटेड बैक, बिकॉज वो आप उसको वापस ट्रेड में ही डाल रहे हैं। अगर स्टार टॉर्टोइस अगर इंडिया में सीजर होता है, जो वापस आ रहा है, और उसको वापस हम चाइना भेजेंगे, तो उसका कोई पॉइंट नहीं। सो सो मेनली हम भी टॉक अबाउट दिस, अगर रिलीज ऑप्शन हम करते हैं, अगर रिपैट्रिएट करते हैं, तो वो रिपैट्रिएशन करने के बाद जहां रिपैट्रिएट किया है, तो उस एरिया फॉर एग्जांपल हमारे पास ही आया है, इंडिया में आया है, दीमापुर में आया है, हम उस दीमापुर से हम सारा प्रोटोकॉल फॉलो करके जैसे दिखाया, हम उसको ऐसे ऐसी जगह रिलीज करते हैं जहाँ पे वो पॉपुलेशन री उसका हो सके। सो आई थिंक मोर और लेस यही था। एनी क्वेश्चंस? आई थिंक मेरा प्रेजेंटेशन वाइज आई थिंक दैट इज देयर। हेलो? यस सर। हेलो? हाँ, सॉरी, यस, कैन यू हियर मी? या इट्स परफेक्ट नाउ। हाँ, वी कुछ वेट साउंड फॉर में द प्रॉब्लम आ गया क्वेश्चन। था। हाँ हाँ, क्वेश्चन की वेट करते हैं, व्यूअर्स की ठीक है, क्वेश्चन करते हैं उसके। ठीक है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से मैं स्टार्ट करता हूँ हम्म, कि अगर हम एनिमल कॉन्फिस्केट करते हैं विद द हम्म, डिपार्टमेंट हम्म, और हमको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, तो हाँ, इफ डिपार्टमेंट इज नॉट एग्री फॉर ऑल दिस प्रोसीजर, तो उस केस हम्म। में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सिंपल पहली तो बात है, अगर आप उस एरिया में काम कर रहे हो
ठीक है, और उस एरिया में आपका इन द एंड द स्टेक होल्डर इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो आप बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कॉन्फिडेंस में लेके यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इफ यू कांट डू दैट देन आप बस हाथ ही जोड़ सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू वेट, यू हैव टू ट्राई एंड कन्विंस, यू हैव टू स्लोली स्लोली कन्विंस, इट टेक्स टाइम। हम लोग को भी काफी टाइम लगा है पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से भी। सो यू हैव टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन कन्विंसिंग द डिपार्टमेंट कि ये करना जरूरी है, क्यों करना जरूरी है, क्यों करना ये करने से क्या होगा, ये आपको करना पड़ेगा। और ये टेक्निक्स है कुछ कुछ, तो वो इंडिविजुअल केस टू केस डिपेंड करता है। स्टार्ट ऑटिस्टिस का एज पता करने के काफी ऐसे कोई फिक्स टेक्निक्स नहीं है, बट जो लिटरेचर कहता है कुछ कुछ इंडिविजुअल्स में, अगर आपने स्टार्ट ऑटिस्टिस देखा होगा, मेरे पास शायद अगर कोई फोटो हो, मैं देखता हूँ। बट बेसिकली उनके पीछे उनके कैरापेस पे कुछ रिंग्स बने होते हैं। आपको अगर दिख सकता है फोटो तो मैं दिखाता हूँ। वो जो रिंग्स होते हैं, उस रिंग से एक तरीके से वो आप एस्टिमेट थोड़ा सा एक आ सकता है कि अच्छा, ये फोटो दिख रहा है सबको? तो हाँ ये दिख रहा है फोटो सबको। पे हेलो हेलो। हाँ दिख रहा है सबको, यू कैन प्रोसीड। हाँ, तो ये फोटो में अगर आप देखेंगे, ये फोटो में अगर आप देखेंगे, मैं जूम करता हूँ, तो ये कुछ रिंग्स दिख रही हैं आपको ऐसी ऐसी। इसको बोलते हैं स्क्यूट एनुलाई। ठीक है, ये स्क्यूट एनुलाई यूजुअली लिटरेचर बोलता है इट कम्स एवरी 1 और 2 ईयर्स। मतलब अगर आप एक स्केल को लेके आप अगर इन स्क्यूट एनुलाई को गिनेंगे, तो यू कैन एस्टिमेट द एज ऑफ द टॉर्टोइज। बट ये एज नहीं है एक्चुअली, ये एक एस्टिमेटेड, मतलब एस्टिमेटेड एज है, ये एक्चुअल एज नहीं। Uh, so one of the major things, I don't know whether I've mentioned, I spoke about it in the guideline, is that no rehabilitation program or no release should be undertaken in an area where the original threat has not been removed. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एरिया में आपको पोचिंग का बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली टर्टल या टॉर्टोइज आर पोच्ड, वेदर इट इज फॉर कंजम्पशन, ट्रेड और पेट और पोचिंग फॉर ट्रेड, फॉर लोकल कंजम्पशन, आप उसी जगह पे जाके इफ यू गो एंड रिलीज द एनिमल बैक, you are it's usually counterproductive because the animal can definitely be poached. So in such cases it's not wise to release the animal, and you should pursue the other options, which is captivity or euthanasia. So yes, iguana is a problem. Iguana है already, snakes भी ऐसे कुछ फाइल में घूम रहे हैं जो यहाँ के नहीं हैं. So I think it is most important that sensitize करिए उनको. Iguana जो रखे हुए हैं, if ask them to get in touch with zoos, अगर वो नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं, iguana जब छोटा होता है ले आते हैं क्योंकि क्यूट होता है, पालना आसान है, बट जब बड़ा होता है, you don't have the enclosure, you don't have the thing, तो आप उसको छोड़ देते हैं जाके जंगल में छोड़. आपको ये भी बताना जरूरी है कि इग्वाना वो रख रहे हैं, अगर उन्होंने लीगल प्रोविजन से रखा है, इट डज नॉट कम अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इट कम्स ऑन अदर एक्ट्स. बट आप अगर आप उसको जू में जाके डोनेट करना चाहते हैं, तो देयर आर मेनी फैसिलिटीज विच विल टेक केयर ऑफ दैट एनिमल. आप यू कैन से दैट आई एम गिविंग इट टू अ बेटर फैसिलिटी टू कीप इट, बट सेंसिटाइज करिए उनको और उनको बोलिए कि इन चीजों को ना रिलीज करिए. Okay, Anirban, what for flap shells? Problem, as I said, I can see Ajay Gaur sir is also here. Hello, sir. He's probably the first person who worked on the genetic system, but as CCMB से Lacon से. So Dr. Ajay Gaur was the first person who
looked at the sequencer. Because of his help, we can find out वो साउथ इंडिया का है टोटोइस या श्रीलंका का है या नॉर्थ वेस्ट इंडिया का है. When it comes to flap shell, इसीलिए मैं वो डायरेक्ट कर दिया क्वेश्चन कि unless and until we really know the origin, कहाँ से मिलता है. Right now what is done in India is local confiscation and local release. मतलब आप यूपी में अगर पकड़ा है या वेस्ट बंगाल में जहाँ पकड़ा है, आप वो हंटर बोलता है कि सर ये नदी से पकड़ के लेके आए 10,000 एनिमल्स एंड दोस 10,000 एनिमल्स आर इमीडिएटली रिलीज्ड in that water, and I doubt even 5% or 6% of them survive if they are not released back properly. So it is important that protocol has to be followed completely with the things. And yes, locally invasive is because आप जाके उसको किसी भी river system में नहीं छोड़ सकते. You cannot go and release it in every places. It takes time to handle 10,000 turtles, but it should be done in that sense. Rather than doing that, it's better to put it into lifetime care or euthanasia, as I said in the guidelines. Any example where confiscated animals were returned to source country? There have been many. Recently, Delhi, maybe they had confiscated a couple of turtles that are not found here. They were repatriated to their countries, and but those were local pet. मतलब कोई pet खरीद के India लेके आया था, and then he got scared and he just let it go. I forgot which species it was, but हो चुका है. Hindrances is because airport पे पड़ा रहता है, so you can't do anything. So unless until customs clears it. आज आप कांटेक्ट करिए अपने लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, WCCB. देयर आर मेनी एजेंसीज व्हिच आर डूइंग. आप सबसे पहले तो आप उनको कांटेक्ट करिए. एंड एज आई सेड कि क्राइम मेरा इतना सब्जेक्ट मैटर नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल यू द एंटायर प्रोसीजर. बट सिंपलेस्ट टू से आप अगर लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इमीडिएटली इन्फॉर्म करिए. आजकल तो सोशल मीडिया से आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं. आपको इमीडिएटली आप उनको व्हाट्सएप भेज सकते हैं कि सर ये फोटो है, देखिए यहाँ पे ये बेच रहा है, तो एक्शन जल्दी से जल्दी लिया जा सकता है. काफी नॉट फाउंड इन इंडिया, बट काफी पेट्स में पेट ट्रेड में है एग्जॉटिक एनिमल्स. जैसे मैंने बताया आपको, रेड स्लाइडर जो इट्स फाउंड इन इंडिया, इट्स नॉट नेटिव टू इंडिया. देन इग्वाना, किसी ने पूछा, जैसे इग्वानास हैं, इग्वानास भी काफी ट्रेड में. आजकल स्नेक्स, कॉर्न स्नेक्स, बॉल पाइथन्स, ये भी काफी इंडिया में मिल रहे हैं. कुछ वाइल्ड में बजरीगर्स, ऑफ कोर्स बजरीगर लव बर्ड्स जो आपको पेट शॉप पे बहुत कॉमनली दिखते हैं, लव बर्ड्स, तो वो भी एक प्रॉब्लम है इंडिया में. आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर करना चाहो? क्या है, हर चीज में एक एक्सपीरियंस, अलग अलग एक्सपीरियंस है. हम लोगों ने भी लर्निंग काफी कुछ अलग अलग चीजों में सीखी है. फॉर एग्जांपल, मैंने साउथ इंडिया में काम किया है, मैंने दीमापुर में काम किया है, मैंने वेस्ट बंगाल में काम किया है, बिहार में काम किया है. तो अलग अलग जगह अलग अलग इश्यूज होते हैं. और इसमें काफी लॉबिंग करनी पड़ती है, काफी डिपार्टमेंट से बातें करनी पड़ती है, और आपको ये सोचना पड़ता है कि ये मल्टीपल स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट का चीज है. आपको बहुत लोगों के साथ इसको इन्वॉल्व होना पड़ता है. There's a lot of effort that goes, but it's a lot of fun to see those tortoises when they go back into the wild. So that's more or less an interesting thing that happened. रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट. साइटीज कन्वेंशन जो है उसमें ऑलरेडी इलीगल ट्रेड ऑफ लिस्टेड एनिमल्स इज नॉट अलाउड. बस ऑफ कोर्स एनफोर्समेंट इज द प्रॉब्लम कि लोगों को एनफोर्स करना है, प्रेशराइज करना धीरे धीरे होगा. अभी तो हमारा नेटिव स्पीशीज का ही इलीगल ट्रेड, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग अ लॉट. वी हैव कंट्रोल्ड क्वाइट अ लॉट, बट वी स्टिल आर स्ट्रगलिंग ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स. And usually, apart from charismatic species, छोटे species and regional local trade is still not stopped. अभी तक वो भी चल रहा है. Toke geckos, for example, it's still being traded locally, is confiscated locally, it is poached. So ये सब तो issues है ही definitely.
Yes, pet trade, जो जो पहले जमाने में पेट ट्रेड यूज्ड टू बी फॉर एक्सपोर्ट, मतलब जो भी यहाँ से कॉन्फिस्केट होता था वो बाहर देशों में जाता था एज टू बी यूज्ड एज पेट. Interestingly, the countries that used to import all these things have strengthened their laws to import animals from outside. So अब बहुत डिफिकल्ट हो गया है टू एक्सपोर्ट एन एनिमल टू देयर कंट्री जहाँ पे रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है. बट इंडिया में अभी ये लोकल ट्रेड आ चुका है और ये चीज इंडिया में भी अभी इंक्रीजिंगली पेट ट्रेड देखने में आ रहा है. टर्टल, स्नेक्स, काफी छोटी छोटी जगहों पे मुझे पता है कि वहाँ सांप, दे कैन सेल यू अ स्नेक और अ टर्टल और अ टॉर्टोइस. सो इट इज अ बिग प्रॉब्लम और ऑलरेडी हमारा वाइल्ड लाइफ इज इन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ हैबिटेट कॉन्फ्लिक्ट डिजीज प्लस अब ये पेट ट्रेड. सो एंड एज आई सेड, इसमें करिज्मेटिक स्पीशीज नहीं, बेचारे जो जो लेसर नोन स्पीशीज हैं वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं. So Wildlife Trust of India is working on multiple fronts. I am not sure kitne people had attended Jose's presentation. Jose Lewis, who's the chief of our enforcement division, and they do a lot of work on illegal trade, especially of turtles and tortoises, apart from other animals. So they are working on to reducing the actual demand and trade, and whatever still passes through the enforcement, whatever still poached, whatever still caught, WTI tries to put them back into the wild and ensure that we follow the protocols. We try to train people. We try to get in touch with different organizations, different teams, different places, and improve this. We are also working on some policy level work with agencies like CZA and forest departments to see whether if we can actually bring about a policy change in these things, like somebody else asked. Did you have hospital things? Are there any guidelines share with us? So Sherwin, yes, we have at least in the areas now. Honestly, we haven't worked in Gujarat where I know you work, and it's a huge issue of star turtles confiscation in Gujarat. And but yours is largely limited to single individuals, pet trade, a few individuals in that sense. I'm not sure it's a large confiscation, but yes, asking the forest department to follow is a big problem, and uh, few people who are here who have been involved, they know that the forest department just wants to release the animal because they think it's a kachua. So kachua can go anywhere in water. So wherever there's water, let us put that kachua there. So legally, sometimes, as I said, a lot of lobbying has to occur. You have to travel, you have to speak to chief wildlife wardens and DFOs and all, try to convince them. So that is a challenge in areas where we have a good rapport with the forest department. It's easy to work. Dimapur, for example, we did everything, but in the end, forest department decided that they want to keep it with the zoo because they wanted to build the zoo's collection plan. So we really can't do anything about it as long as we could just explain that it's better if we release them or not. End decision lies with them. So on Nirban, it depends. Uh, so there are two principles that we follow with respect to releasing during in situ. One is what we call as head starting. Head starting. So if the individuals are very small, that we want them to grow a little, become a bigger size. Like work with turtles. You work with turtles. You know that smaller size individuals are likely to be predated more. So once they reach a particular size, they are released. We also look at their preference in feeding habits. So in situ acclimatization, we see their weight gains regularly. We see their behavior. In fact, Anirban has been part of one of the program himself, so I think he shouldn't be asking this question. But he has not done the in situ part of it. But what you did in ex situ effectively is supposed to be done in situ as well. So you do behaviors, you see how much they are feeding, how much they are moving, and what they doing similar to what they're supposed to do in wild. Once they're doing that, it depends. So you can keep them anywhere between a month to 3 months in that sense. We'll wait for 1 or 2 minutes. If there is no question, then we'll end up here. Sure, no problem. If you want anything to share, then you can. No, I think just generally, I think this is
when I mentioned star tortoise is something is because that I have directly handled. But ये जो भी guidelines हुआ या जो भी हम बात कर रहे हैं, this can effectively be applied. I would in fact urge all of you to apply it in your own case scenario as well. आपको अगर सांप भी आता है, अगर आपको if you are taking a snake, charm a snake, or if you are confiscating birds from a pet seller, try and use this flow chart. Have a look at this flow chart, sit with your team, try and go through each and every point, and be honest to yourself ki whether don't fear the fact that, oh, if I don't release the animal, if I kill the animal, if I euthanize the animal, there will be a problem. The moment you start thinking about it, you will start making ways to achieve that. So I would just encourage people on that. People can get in touch with me through Rushi, through Facebook, and there's enough literature that exists on this. We'll be coming out with the protocol as well that has sort of stemmed from whatever we have learned, and we will definitely share it with people who can definitely sort of utilize it in their own manner. And Zoom may start on. Okay. How the local people can be engaged in this cause, like the tribals or natives, etc. So yeah, very good question in that sense. Ki in areas where we have worked, for example, Chinnar or in Tamil Nadu, Satyamangalam forest, we one thing that I have personally learned is that when I started working with star tortoises, I did mention something that you collect wild materials and give it to the tortoise, and then you wait for preferences. So there, the tribal knowledge came to a lot of knowledge because they knew, ki, sir, this will eat this. We should give this leaf because I've seen other herbivores eating it or other animals eating this. So this they will like. And despite all the science that we know and all the literature that review that we have done, we knew the scientific name and all, but these tribal knowledges. So having them with me was a strong thing. Every day we would go to the forest, and he would teach me that this is some tree, this tree, this is that thing. And a very old keeper in Mandalore Zoo, I remember. And so he would give me that, and then we would try that with starter. So that's a big knowledge. Secondly, when we did the survey where to release the tortoises back into the wild, we wanted to know whether the star tortoises are found in a particular region or not. So to find out that, we asked the local forest people, local tribals who were actually going and walking in the forest on a daily basis, and said, yes, we used to see the tortoises here. We saw tortoises last time here, and we know these guys poach also. So I mean, these guys informed us that there are people who poach such animals. So it's very important to engage them. You can ask them to be your field assistants. You can ask you to be your guides in the forest. You can train them how to use a radio transmitter. Ask them to monitor the animals. Ask them to monitor them for long term. So even taking care of the animals and stuff, they know sometimes much better than us. And it's very important that you have to engage because they have to understand it's finally their asset. So they have to be careful. They have to be they should have an ownership about it. Yeah, exactly. I didn't even know the trees and plants and what they're called, so I had no idea. So of course, they did help me a lot. I think there is no comment from viewers, so खत्म करते हैं यहाँ पे, if you don't mind. Sure, no problem. Thank you so much, So sir, for taking a nice th- session and sharing thank all you, these thank guidelines you, with us. Rishi. Thank you so much Yes, for your time. thank you, Rishi. Thank you, everyone. It was great talking to everyone. Good questions. Yeah. Thank you, Thank sir. you. Thank you. So please follow our page if you are didn't follow it yet. કાલે આપણે મળીએ અલગ નવા ટોપિક સાથે, નવા સ્પીકર સાથે. Thank you so much for joining us, all of you.